लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मौत एक पहचान लड़े। आपको आना चाहिए था वहाँ पे आते आप जो है और आपके सामने खोला जाता है। ममता जी हर हजम नहीं कर पा 4 मई दीदी गई। ये तो सील्ड स्ट्रांग रूम है ना, वो खोल के कुछ लोग अंदर मूवमेंट हो रहा है। क्या मूवमेंट हो रहा है, कैसे मूवमेंट हो रहा है, क्यों होगा? टीएमसी बुरी तरह बंगाल का चुनाव हार रही है। टीएमसी अभी हार का खीज अभी से दिखा रही है। ममता बनर्जी सत्ता से जा चुकी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। पश्चिम बंगाल में वोटिंग खत्म और अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है 4 मई का। फैसला सिर्फ सरकार का नहीं, बंगाल के सियासी भविष्य का होने वाला है। लेकिन नतीजों से पहले ही सियासत में भूचाल। एग्जिट पोल बीजेपी की बड़ी जीत का संकेत दे रहे हैं और इसी के साथ आरोपों की आंधी भी तेज हो गई है। टीएमसी ने कोलकाता के स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी वीडियो जारी कर सीधा आरोप लगा दिया ईवीएम में गड़बड़ी का। सवाल ये कि क्या ये सबूत है या हार का बहाना? स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामा, सड़क पर शक्ति प्रदर्शन और फिर ममता बनर्जी खुद देर रात पहुंचती हैं, सीधे चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला करते हुए। चुनाव आयोग साफ कह रहा है कि सब कुछ नियमों के तहत, कड़ी सुरक्षा में, पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में हुआ, कोई छेड़छाड़ नहीं। लेकिन टीएमसी को भरोसा नहीं। बीजेपी का पलटवार, शक है तो कोर्ट जाइए, ड्रामा क्यों? तो क्या नतीजों से पहले हार का नैरेटिव सेट हो रहा है? क्या बंगाल में ईवीएम बनाम भरोसे की जंग छेड़ दी गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वही स्क्रिप्ट अब दोहराई जा रही है जो पहले दूसरे दल लिखते और उठाते रहे हैं? 4 मई से पहले बंगाल में सियासी पारा चरम पर है। फैसला जनता देगी, लेकिन भरोसे की इस लड़ाई में सच कौन और सियासत कौन कर रहा है, यही सबसे बड़ा मुकाबला है। दहाड़ में आज इसी पर मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन पहले वार और पलटवार जो प्रतिक्रिया इस पर आई, आपको वो सुनवाएं। हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मौत एक पहचान लड़ेंगे। उन्होंने हलचल देखी कि 4 बजे के आसपास हलचल हो रही है। हाँ, हलचल हुई 4 बजे के आसपास। हमारे स्टाफ गए, वो खोल लेते, आपका कहते हैं पोस्टल बैलेट का रूम, क्योंकि पोस्टल बैलेट का रूम का नियम है कि 4 बजे खोलेंगे। सब पॉलिटिकल पार्टीज को एज पर रूल इलेक्शन कमीशन का इंटीमेशन दिया गया था, कैंडिडेट्स को आरओ ने दिया था। आपको आना चाहिए था वहाँ पे आते आप जो है और आपके सामने खोला जाता। आया तो सुन रहे कि बाद में जब 4 बजे के बाद 3 कैंडिडेट आए थे, अंदर देख लिया उन्होंने कि जो ईवीएम का था, अभी तक स्ट्रांग रूम सब बंद है, पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम इसलिए खोला गया है, उनको मेल भेजी गई थी, सब प्रूफ देख लिया, सब चले गए तीनों। देखिए, ममता जी हर हजम नहीं कर पा रहे। 4 मई दीदी गई, ये सपने में भी सोच नहीं सकती। उसका जो भावनाओं है उसको डरा रहे हैं। तो इसी का कारण ममता जी ये नाटक लेकर सामने आया और पश्चिम बंगाल की जनता भाली भांति ये नाटक से अधी है। ममता बनर्जी सत्ता से जा चुकी है और सब सत्ता से एक सरकार नहीं गया, उसका साथ साथ तृणमूल कांग्रेस भी जा रहा है। 6 महीने के इंतजार करिए, तृणमूल कांग्रेस नाम की कोई राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल में नहीं रहेगा। तो आइए सबसे पहले दहाड़ के सवाल आपके सामने रखती हूं। बंगाल में नतीजों से पहले शुरू हुई भरोसे की लड़ाई। मिडनाइट सियासी फियर, काउंटिंग से पहले मैसेज क्लियर। हार की आहट का डर या लोकतंत्र पर शक? टीएमसी को हार का डर, बाकी है सियासी पिक्चर। बंगाल में स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स, ईवीएम पर स्ट्रैटेजी फिक्स।
हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रवि त्रिपाठी मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता ईशान त्यागी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, मोहम्मद एहतेशामुल हक है, टीएमसी के नेता चर्चा में मौजूद, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं पूजा मिश्रा, और साथ ही संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूँ। शुरुआत पहले बड़ी खबर के साथ, और कोलकाता से बड़ी खबर है जहां ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा कड़ी हो रखी है, सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ियां तैनात हैं, और इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी का स्टेटमेंट आया है कि 2-3 जगहों पर फिर से मतदान संभव है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया है। खास तौर पर दक्षिण 24 परगना में 2-3 जगहों पर पुनः मतदान संभव बताया जा रहा है। दक्षिण 24 परगना खास तौर पर 2-3 जगह दोबारा से वोटिंग संभव हो सकती है, और पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट दी, उसके बाद यह फैसला लिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का स्टेटमेंट आया है कि जहां स्ट्रांग रूम है वहां की सुरक्षा कड़ी है, और सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ियां भी सुरक्षा में तैनात हैं। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रवि त्रिपाठी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि त्रिपाठी जी, आपका भी स्वागत करती हूं, और शुरुआत आप ही के साथ करूंगी क्योंकि कल कुछ वीडियोस आए और एग्जिट पोल आए। एग्जिट पोल के बाद ईवीएम पर सवाल उठने लग गए। अब ये आप कह रहे हैं कि क्योंकि टीएमसी हारने वाली है इसीलिए पहले से ही हार का एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, तो क्या ये प्री रिजल्ट नैरेटिव पुश है टीएमसी की तरफ से, या वाकई में उनको कुछ गड़बड़ी दिख रही है जिसके बाद उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, सवाल वो उठाएंगे, और सवाल चुनाव आयोग से भी पूछे जाएंगे और बीजेपी पर भी सवाल उठाए जाएंगे, उन पर आरोप लगाए जाएंगे। रवि त्रिपाठी जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि उनका लोकतांत्रिक अधिकार है कि उनको सवाल उठाना चाहिए और सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए, और सवाल का जवाब जब मिल गया तो रात में वो लोग घर भी चले गए। ये आप जानती हैं कि नहीं? सवाल उन्होंने उठाया, 2 घंटे तक बवाल किया, सवाल के साथ साथ बवाल भी किया, और बवाल के बाद जब उनको जवाब मिल गया कि ये चीज कहीं गड़बड़ी नहीं हुई है, क्योंकि पोस्टल बैलेट को अलग से गिनती करके रखा जाता है, उसका नॉर्मल प्रोसेस चल रहा था, तो चुनाव आयोग अपना प्रोसेस शुरू से करता। मैंने 17 साल चुनाव आयोग कवर किया है, और ईवीएम को लेकर कई सारे मामले आए हैं, 1-2 मामले नहीं आए, हर चुनाव पे ईवीएम एक इशू बनता है, और ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने चैलेंज किया था, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, और उनको बुलाया था इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो दिल्ली में। कोई चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया कि हम उसको प्रूव करके उसको गलत करके साबित करके बता सकते हैं, लेकिन बार बार वो इशू आता है। अब ईवीएम हट गया तो एसआईआर इशू आ गया है। पूरे महाराष्ट्र चुनाव में आपको आश्चर्य होगा बताना चाहता हूं, ईवीएम तो अभी जिंदा है। पूरे महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी लगातार शिकायत करते रहे कि 70 लाख, 60 लाख, 65 लाख वोटर जरूर गड़बड़ किया गया, और शिकायत आई तो कितनी? सिर्फ एक। हमने सीईसी से पूछा था कि कितनी शिकायतें आई, तो बोला सिर्फ एक शिकायत आई है पूरे महाराष्ट्र चुनाव की तरफ से। तो एक आरोप लगाना और कहीं ना कहीं अपने हार का ठीकरा फोड़ने वाली बात आप कह सकती हैं, क्योंकि आप जानती हैं, और ऐसा भी हुआ है कि कई बार लोग आरोप लगाए और यही जीत गए। कर्नाटक चुनाव 2018 का एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। 2018 के कर्नाटक चुनाव में काउंटिंग शुरू हुई, शुरुआती दौर में लग रहा था बीजेपी बढ़त बना रही है। कांग्रेस पार्टी के 2 महासचिव शकील अहमद और मोहन प्रकाश, दोनों ने ईवीएम पर राग छेड़ दिया, और फाइनली बाद में हुआ कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें आई, कांग्रेस की सरकार बनी, गुलाम नबी आजाद को जल्दी भेजा गया, फिर उन्होंने विड्रॉ किया अपने बयान को। तो जल्दबाजी में भी ये लोग बयान देते हैं। मुझे अहमद पटेल का राज्यसभा चुनाव भी याद है 2017 का, जिस राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल रात में 1:30 बजे डिक्लेयर किए गए थे जीते हुए। उसमें इन्होंने सत्यमेव जयते से लेकर चुनाव आयोग की जितनी तारीफ करनी है उतनी तारीफ की थी, नहीं कांग्रेस के लोगों ने, टीएमसी के लोगों ने। लेकिन जब ये हारने लगते हैं तो आप चुनाव आयोग पे फोड़ देते हैं, और जीत जाते हैं तो चुनाव आयोग आपने कहा शुरुआती लाइन में ही कि ये थे वहां पर इनको, लेकिन कल जवाब मिल गया, और जवाब मिलने के बाद फिर ये घर भी चले गए कि कोई गड़बड़ी नहीं है। ऐसा है क्या एहतेशामुल हक साहब कि आपको कल रात में जवाब मिल गया, आपने ये मान लिया कि कोई गड़बड़ी नहीं है, और फिर उसके बाद आप लोग घर चले गए? इसके साथ एड ऑन क्वेश्चन कर देती हूं कि कल आपने वीडियो जारी किया, मुझे एग्जैक्ट बताइएगा कि टीएमसी को उसमें क्या गड़बड़ी नजर आई? पूर्णिमा जी, जो हमारे मित्र रवि त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि जिस हिसाब से समझिए कि मतलब स्ट्रांग रूम में जो हमारे लोग हैं वो 4 बजे जा गए, लेकिन अगर स्ट्रांग रूम में वहाँ पूरी मशीन रखी हुई है तो अब टोटल लोगों को तो मैसेज, वहाँ की कैमरा की गड़बड़ी थी, और साइड के लोग जो जा रहे थे वहाँ पे, तो ये देखने के लिए ये हमारी प्राथमिकता है। हमें संदेह हुआ, हमें शक हुआ, तब जा करके हमारे लोगों ने
जा करके वहां पर खुद की हमारे शशि जी और कुणाल घोष और तमाम हमारे कार्यकर्ता वहां गए, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का पैर तले जमीन है। वो सिर्फ अपना जिस हिसाब से प्लांटेड जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है कि 7 में से 5 समझ लिए हम जीत रहे हैं, उसके बावजूद भी जब हमारी पार्टी की तरफ से, हम लोगों की तरफ से जब हम लोग बोला जा रहा है कि हम लोग 200 प्लस सीट लेके आ रहे हैं 4 तारीख का जब आएगा, लेकिन हम लोगों को शक है, हम लोग हो सकता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए, आप गए, आपकी विदाई तय है। सर आप बोल लेते, मैं खामोश था सर, धैर्य रखिए सर, मैं यहाँ पर कोई युद्ध नहीं, यहाँ पर डिस्कशन चुप हो गया भाई साहब, बोलिए बोलिए बोलिए। हमें पूरा अधिकार है, हमने मॉनिटरिंग की जहाँ जहाँ स्ट्रॉन्ग रूम में मशीन रखी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई गारंटी नहीं है। समझ लिए आज हो सकता है कि ये वहां पर भी कुछ हेरा फेरी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग कड़ी नजर जारी रखे हुए हैं पूर्णिमा जी। और एहतेशामुल साहब, मैं दोबारा से एक बात को दोहरा रही हूँ, कल जिस पर आपको संदेह था वो संदेह आज भी बरकरार है? देखिए, संदेह हर टाइम रहेगा जब तक के गिनती नहीं हो जाएगा, सबके दायरे में रहेगा। और हमारे तमाम लोग वहां पे हैं। हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने कहा कि शिफ्टिंग से सिस्टम 8 घंटा कर करके हर लोग पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर में रहे, इसलिए कि अभी तो वो तो प्रोटोकॉल है ना, वो तो रहना ही होगा, वो तो प्रोटोकॉल है, वो तो रहना ही होगा। नहीं, हमारी पार्टी के लोग भी हैं, मैं ये पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि कल आपने एक आरोप लगाया था, एहतेशामुल हक साहब, मैं इससे आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं इस सवाल से आगे बढ़ना चाहती हूँ, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि कल आपने आरोप लगाया था, एक वीडियो जारी किया था, मैं अभी भी पूछ रही हूँ कि टीएमसी ये कह रही है कि उधर जो ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम था वहां पर आपको जो गड़बड़ी दिखी, आज भी आप ये कह रहे हैं वो गड़बड़ी थी या आपको क्लैरिफिकेशन मिल चुका है? क्लैरिफिकेशन मिल चुका है, लेकिन नजरदारी हमारा काम है, प्राथमिकता है पूर्णिमा जी। ठीक है, हम पूरी कड़ी तौर पर नजर रखेंगे, हमारी पूरे नहीं वो तो रखिए आप, वो रखिए सर। झूठ बोल रहा है पूर्णिमा जी, झूठ बोल लिए और निकल लिए, आरोप लगा के भाग गए बस। पूर्णिमा जी, मैं ये कह रहा था कि जो आरोप है सब इन पर है, लेकिन ये आरोप दूसरे ऊपर लगाते हैं, टेप लगाने का, चिपकाने का, इत्र लगाने का ईवीएम पर, सारे आरोप इन पर है। और ये आरोप आज नहीं पहले से चलते आए हैं। किस तरह के कारनामे करते हैं ये दुनिया जान चुकी है कि टीएमसी के लोग हर लेवल पे जा सकते हैं। गुंडागर्दी, सोसाइटी के गेट के बाहर ताला लगा के 4 गुंडे खड़े हो जाएंगे, सोसाइटी के लोग वोट ना कर पाए, चुनाव आयोग ने सोसाइटी के अंदर बूथ खोलना पड़ा। ये सोच लीजिए, ये स्थिति है कलकत्ता की, कलकत्ता शहर की, मैं किसी गाँव की बात नहीं कह रहा हूँ। गाँव में तो क्या करते हैं आप जानती है, इत्र लगाने की घटना जो है, ये पहले आपने कभी सुना होगा क्या कि ईवीएम पे इत्र लगाया जाता है ताकि जो आदमी वोट देकर आए तो उसको चेक किया जाए कि इसने किसको वोट डाला है, और उसके बाद उसके साथ क्या सलीका अपनाया जाता है, मारपीट, गुंडागर्दी। 2021 का चुनाव याद कीजिए, चुनाव का रिजल्ट आया 2 तारीख को, और 5 तारीख को ममता बनर्जी ने ओथ लिया है। उस 3 दिन में 58 लोगों की मौत हुई है, और कितने रेप हुए हैं और कितना गुंडागर्दी इन लोगों ने किया है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। किस तरह का डर का माहौल है बंगाल में। मैं 2.5 महीने रह के आ रहा हूँ, पौने 3 महीने। पिछले बार चुनाव में एज ए रिपोर्टर मैंने कवर किया था बंगाल को, उसी नंदीग्राम से मेरे पास सैकड़ों फोन आए थे कि भाई साहब बचा लो हमें। नहीं ठीक है, उसका जवाब तो फिर जनता देगी अगर ऐसा है, लेकिन आरोप बीजेपी टीएमसी पर लगाती है तो टीएमसी आरोप बीजेपी पर लगाती है। लेकिन बात है बार बार उस इकोसिस्टम पर सवाल खड़ा करने की। और ईशान, क्या एक तरीके का पैटर्न नहीं डेवलप हो गया है ईवीएम डाउट इकोसिस्टम को पैदा करना? अभी आपने एहतेशामुल हक को सुना, उन्होंने कहा कि हमको अब क्लैरिफिकेशन मिल चुका है, लेकिन पूरा का पूरा मिडनाइट सियासी ड्रामा, कैमरे के सामने बताओ कि नहीं, पूरा सिस्टम देखिए कैसे हैक हो चुका है, कितनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है। तो आखिर कब तक इस ईवीएम इकोसिस्टम पर डाउट क्रिएट करने की कोशिश विपक्ष करेगा? देखिए पूर्णिमा जी, इस बात में कोई संशय नहीं है। पहले बात तो अभी रवि त्रिपाठी जी कह रहे थे, बड़े पत्रकार भी रहे हैं, मेरे जानकार भी हैं, कह रहे थे कि भाई टीएमसी वाले गुंडागर्दी करते हैं, उतनी ही गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी वाले भी करते हैं। किस किस हथकंडे को भारतीय जनता पार्टी वाले अपनाते हैं, मैं अगर टीवी पे बोलने जाऊंगा तो इनको शर्म आ जाएगी। मुझे ओपनिंग स्टेटमेंट रवि जी प्लीज, रवि जी एक एक करके, रवि जी एक एक करके पहले सुनने दीजिए मुझे। नहीं, दो अपने समय में, रवि जी प्लीज, रवि जी पूरी डिटेल्स दीजिएगा, अपने समय में दीजिएगा, मुझे ओपनिंग स्टेटमेंट लेने दीजिए, बोलेगा ईशान। अब आइए इस बात पे, देखिए जो टीएमसी राजनीति कर रही है, जो ममता बनर्जी राजनीति कर रही है, उसको कहते हैं दबाव की राजनीति। होता क्या है, देखिए रवि त्रिपाठी जी ने भी कई चुनाव कवर किए हैं, आपने भी कई चुनाव कवर किए हैं, हमने भी चुनाव लड़े हैं, लड़वाए हैं।
जो स्ट्रांग रूम सील होता है या जब स्ट्रांग रूम खुलता है या जब ईवीएम की कोई भी मूवमेंट होती है स्ट्रांग रूम से, तो उस पे कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जाता है या फिर जो उसका चीफ इलेक्शन एजेंट है उसको इन्फॉर्म किया जाता है। अगर ये प्रोसेस फॉलो हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है तो जांच के घेरे में वो इलेक्शन कमीशन के एजेंट्स भी आते हैं, इलेक्शन कमीशन के पोलिंग ऑफिसर्स भी आते हैं, इलेक्शन कमीशन के जो स्ट्रांग रूम पे जो ऑफिसर्स बैठे हैं वो भी जांच के घेरे में आते हैं, और बिल्कुल आने चाहिए। ये हर पार्टी का लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो करते हैं। भाई ईवीएम जो स्ट्रांग रूम होते हैं जब उसको सील किया जाता है उसके बाद हमारे भी कार्यकर्ता बाहर बैठते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी बैठते हैं, समाजवादी पार्टी के यूपी में बैठते हैं, टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो भी बैठते हैं। लेकिन इस बार जो बॉडी लैंग्वेज ममता जी की दिख रही है वो बहुत नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज दिख रही है। भाई पहले ममता बनर्जी जी कभी भी जब चुनाव होता था तो बाहर नहीं निकलती थी, वो अपने घर से मॉडरेट करती थी, घर से चीजें मॉनिटर करती थी, जो भी करती थी। लेकिन इस बार उनको बिल्कुल सड़क पे भी उतरना पड़ा, भाई चुनाव वाले दिन भी उतरना पड़ा, और इस बार उनको अब देख लीजिए ये दबाव की राजनीति है, इसमें और कुछ नहीं है, दबाव की राजनीति है जो ममता बनर्जी जी कर रही है, जो उनकी आदत है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए पहले भी ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पे ईवीएम शक के घेरे में रही है या जो चुनाव आयोग के जो ऑफिसर्स हैं उन पे भी कार्रवाई भी हुई है और शक के घेरे में भी रही है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। देखिए सबसे पहला एग्जांपल है 2021 में, और इसमें ऐसा पता नहीं क्यों होता है हर बार कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जरूर इसमें इन्वॉल्व होते हैं कहीं ना कहीं। 2021 में असम का चुनाव हुआ, कृष्णेंदु पॉल जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उनकी पत्नी के नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड थी, उसमें एक ईवीएम पकड़ी जाती है। विपक्ष पकड़ता है, हम लोग पकड़ते हैं, और पता क्या चलता है कि जो इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल गाड़ी थी वो खराब हो गई, तो इसलिए रख दी हमने। भाई ये कोई प्रोसीजर थोड़ी है कि आप भारतीय जनता पार्टी के या किसी भी कार्यकर्ता, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस के कार्यकर्ता की भी अगर पकड़ी जाती तो गलत था। तो भारतीय जनता पार्टी के उसमें पकड़ी गई और 4 जो ऑफिसर्स थे उनको सस्पेंड किया गया। दूसरा क्या होता है, बिहार में चुनाव होता है 2025 में, उसमें अगर ब्लैकआउट हो जाता है कैमरा वैशाली में, समस्तीपुर में, तो आवाज उठाना तो विपक्ष का काम है, हम उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। फिर तीसरा, बनारस में क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक मिनट, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये भी बड़ा पहाड़िया मंडी, एक मिनट आखिरी बता रहा हूं, उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 2017 में आप लोग कहां का पंजाब का चुनाव जीते थे? 2017 में पंजाब का चुनाव जीते थे, उसके बाद ईवीएम पर सवाल उठाए थे आपने? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमने देखिए हम नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मैं बिल्कुल देखिए सुनिए, ये बात 1000 बार नहीं 10,000 बार बताई जा चुकी है कि ईवीएम आर स्टैंड अलोन मशीन्स, नो इंटरनेट, नो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। आप हैकेथॉन याद कर लीजिए, आप हैकेथॉन याद कर लीजिए, आप ये भी समझ लीजिए कि ईवीएम कैसे फंक्शन करती है। आप खुद ये कह रहे हैं कि जब स्ट्रांग रूम को सील किया जाता है कितने लोगों की मौजूदगी में वो होता है, 24/7 उसकी मॉनिटरिंग होती है, सब कुछ होता है। 2017 और आप लोगों को कब से हम देख रहे हैं कि आप ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं। ईवीएम पर आप लोगों ने लगातार सवाल खड़े किए, लेकिन जब आप पंजाब में जीते आपने सवाल खड़े नहीं किए। आप जब हिमाचल का चुनाव जीते आपने उस पर सवाल नहीं खड़े किए सर, आपने नहीं किए। ईवीएम पे मैं वही बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने, रवि त्रिपाठी जी ने कवर करी है कांग्रेस पार्टी। नहीं, मुझे रवि जी ने कवर की है। एक मिनट मेरे से आप किससे सवाल पूछ रहे हैं? आपको खाली जानकारी देना चाहता हूँ। 2017 के चुनाव के बाद सुन लीजिए, खाली 2017 का चुनाव का रिजल्ट आया तो ये लोग ईवीएम का रोना रो रहे थे, इनके पार्टी के लोग, कि उत्तर प्रदेश में ईवीएम से जीत गए, उत्तराखंड में ईवीएम से जीत गए। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो इनके मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बोला कि उसी ईवीएम से तो मैं जीता हूँ। उन्होंने मुहर लगा दी ईवीएम पर, इनका मुंह पर ताला लग गया था कांग्रेस पार्टी के। और ये कैसे बोल सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग कि हम आरोप लगा सकते हैं? आपको गौर है कि नहीं? 2011 में कांग्रेस पार्टी कवर करी है, कांग्रेस में शामिल कराया, और कांग्रेस में शामिल करा कांग्रेस पार्टी कवर करते थे ना। आपके लिए काम कर रहे थे क्या 2009 के? त्रिपाठी जी कांग्रेस पार्टी कवर करते थे ना। अरे मैं कह तो रहा हूँ कि 2011 कवर करते थे कि नहीं करते थे? आप कांग्रेस पार्टी कवर करते थे, जिस संस्थान के लिए आप काम करते थे। आज आप ठीक है भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं, अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बना दिए गए हैं। लेकिन त्रिपाठी जी मुझे एक बात बताइए कि कांग्रेस पार्टी का कभी भी ऑफिशियल स्टैंड रहा है ईवीएम के खिलाफ? अरे आप बीजेपी कभी भी ऑफिशियल स्टैंड रहा है? लेकिन आप अपना आईना खोल के तो देखिए, इलेक्शन आईना खोल के देखिएगा तो आपका चेहरा एकदम ब्लर दिखेगा कि आपने क्या किया इतिहास में, कितनी गलतियां की आपने। कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता पे जरूर सवाल उठाए हैं,
लेकिन आपने तो कांग्रेस नहीं पार्टी ज्ञानेश जी से तो आपको मोह है ना सर, मोह नहीं है, ऐसा वाला कोई मोह है नहीं ज्ञानेश जी से। भारतीय ज्ञानेश जी का जनता जैसे ही नाम पार्टी आता है को आप लोगों का होगा, अलग प्यार आपको जग होगा, जाता भाजपा है। को भाई, नहीं आपने नहीं क्यों बनाया? आपने भाई क्यों अच्छा बनाया? आपने तो 2000 CEC ऐसे व्यक्ति से कोई अभी नहीं अभी 2024 सर, अरे ईशान ये ज्ञानेश जी तब भी वही थे जब अभी लोकसभा इलेक्शन में आपके राहुल गांधी भी जीते, प्रियंका गांधी भी जीती। ये ज्ञानेश बिल्कुल। एक मिनट मुझे ये बताइए ना, ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने अभी जो चुनाव हुआ वहां पे 27 लाख से ज्यादा वोट जो ट्रिब्यूनल में गए थे, उसमें से कितनी हियरिंग हुई और कितनों को वोट देने का अधिकार मिला और कितनों को ये बोल दिया गया कि कोई बात नहीं अगले चुनाव में वोट दे देंगे, अगर सही है तो गलत है तो क्या हो गया। अभी आपको सवाल तो उठता है। आखिरी इंसिडेंट मैं बताऊंगा, जल्दी से 10 सेकंड में खत्म। पार्टी जी मुझे लगता है कम मौका मिलता है और मुझे कमांड रिपीट करेंगे आप 10 सेकंड में। बनारस, हाँ वाराणसी में, बनारस में क्या होता है, पहाड़िया मंडी से ईवीएम का एक ट्रक निकलता है और उसको समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन होता क्या है उसमें नहीं गलती मानी जाती है उसमें। वहां के जो एडीएम से दीपक अग्रवाल हर बार चुनाव नतीजों से पहले ढाक के 3 पात क्यों? वहां पे जो हर बार चुनाव नतीजों से पहले ढाक के 3 पात क्यों? विपक्ष जीते तो ईवीएम पाक साफ, और अगर विपक्ष हारे तो ईवीएम को आप दोषी बना देते हैं, कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तो जो हमको पसंद हो हम उस हिसाब से हम सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे या हम पीठ करवा देंगे, ऐसा नहीं होता। पर दिखा है ना ईशान, दिखा है ना। पर अभी कल पूरा हो हंगामा हुआ, पूरा हो हंगामा टीएमसी ने कल किया, लेकिन आज कह रहे हैं कि क्लैरिफिकेशन मिल गया। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी भी पहुंच जाएंगी, आरोप लगाते रहेंगे। ठीक है पूजा जी, आपको ले आती हूँ जरा मैं। ठीक है, आप जाकर कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड देख। ठीक है ठीक है पूजा जी, ये पॉलिटिकल सस्पिशन आखिर कब तक जारी रहेगा? क्यों हमेशा बार बार ईवीएम पर सवाल, चुनाव आयोग पर सवाल? हम ये क्यों भूल जाते हैं कि एक संवैधानिक संस्था है जो आज से नहीं हमेशा से चुनाव को कंडक्ट करवाती है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने भी सरकार बनाई, कांग्रेस ने भी सरकार बनाई, टीएमसी ने भी सरकार बनाई और बाकी विपक्षी दलों ने भी सरकार बनाई। सिर्फ बीजेपी ने सरकार नहीं बनाई है चुनाव आयोग के चुनाव कंडक्ट करवाने के बाद। पूर्णिमा जी, 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ईवीएम के अगेंस्ट में रैली निकाली हुई थी। 2010 में भाजपा के एक नेता हुआ करते थे, वो प्रवक्ता भी थे, जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिखी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर ईवीएम। ये बस भाजपा जब ईवीएम का विरोध कर रही थी। अब हम तुरंत बात कर लेते हैं भवानीपुर विधानसभा की, जो 12 बजे जो है आकर के इलेक्शन कमीशन क्या करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि ममता बनर्जी जी अपने विधानसभा में जा सकती हैं, अगर उनको किसी बूथ पे डाउट हो रहा है या स्ट्रॉन्ग रूम पे डाउट हो रहा है तो वो वहीं पर जाए। पर ये यहाँ पे जहाँ पे गई थी ममता बनर्जी जी, वो जो है शेखावत स्कूल है और शेखावत स्कूल भवानीपुर विधानसभा में ही आता है, तो वो जा सकती थी, उनको रोकने की कोई आवश्यकता नहीं थी और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती थी कि वो सही तरीके से चीजों को रखे। अब आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन पे डाउट तो है ही पूर्णिमा जी, और सिर्फ ममता बनर्जी जी को भी नहीं है, शुभेंदु अधिकारी जी ने मुझे लगता है मीडिया के सामने बिल्कुल फोटो दिखा करके कहा था कि ये जो है नकली फिंगर्स मंगाए जा रहे हैं वोट डालने के लिए। इसका मतलब है कि हमारा चुनाव आयोग कुछ तो ऐसा कर रहा है कि कोई पार्टी आप पे भरोसा नहीं कर पा रही है। आपने कहा कि यही चुनाव आयोग समाजवादी पार्टी ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा है कि हम अगर 80 की 80 सीटें जीते तब भी हम इस चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं कर रहे होते, हम आज भी नहीं कर रहे हैं और खुद भाजपा नहीं कर रही है। भाजपा के शुभेंदु अधिकारी के जो वहां पे जो बूथ एजेंट रहे उन्होंने कहा कि जो है हम दौड़ते भागते गए, हमें शक हुआ कि ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ की जा रही है। तो इसका मतलब चुनाव आयोग कर क्या रहा है? ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ चाहे भाजपा के लोग कर रहे हो, आरोप लगा रही है टीएमसी, चाहे जो है भाजपा आरोप लगा रही है टीएमसी के ऊपर में, टीएमसी के लोग कर रहे हैं। पर यहाँ पे फेलियर तो पूर्णिमा जी है। पूजा जी ये कौन से पूजा जी ये कौन सा मोमेंट आता है, ये पूजा जी ये कौन सा मोमेंट आता है कि जब ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंच जाते हैं? पूजा जी मेरी बात सुनिए, पूजा जी प्लीज मुझे बताइए, ये वो कौन से 5 सेकंड आते हैं जब ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में पहुंचने के बाद एक ब्लैकआउट हो जाता है और उसी ब्लैकआउट में सारा का सारा खेल हो जाता है? ऐसा लगता है कि कोई क्राइम थ्रिलर चल रहा है, कोई सस्पेंस थ्रिलर चल रहा है। वो 10 सेकंड 15 सेकंड में सारा खेल हो जाता है। कौन सा लम्हा आता है भाई? ये लम्हा 24 में नहीं आया जब उत्तर प्रदेश में आपने इतनी सीटें जीती, ये उससे पहले नहीं आया जब उत्तर प्रदेश में आपने सरकार बनाई। आज आप देख रही हैं कि जैसे आज आप देख रहे हैं ममता बनर्जी जी पूरी तरीके से लगी है स्ट्रॉन्ग रूम में, इसी तरीके से हम लोग भी लगे। भाई टीएमसी खुद अभी कह रही है कि हमें क्लैरिफिकेशन मिल चुका है, आप कौन सा उनको कंधा दे रही हैं अभी?
हम उनको कुछ नहीं दे रहे, हम बस इतना कह रहे हैं कि हमारा इलेक्शन कमीशन कैसे काम कर रहा है कि ना भाजपा को भरोसा है ना ऐसे काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन कि पश्चिम बंगाल के पहले चरण में 93% की वोटिंग होती है, और ऐसे काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन जब सेकंड फेज में 91% क्रॉस कर जाती है मैडम वोटिंग, जो आज तक के इतिहास में कहीं नहीं हुई। ये ऐसे इलेक्शन कमीशन काम करता है कि तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी, केरलम, पश्चिम बंगाल सब जगह पिछले चुनावों के मामले में कंपैरिजन में हाईएस्ट वोटर टर्नआउट देखने को मिला है। ऐसे काम करता है इलेक्शन कमीशन। और दोनों में 25% की जो डिफरेंस है वो ठीक है मेंटेन्ड है। संजय जी, आपसे जो आप देखेंगे कंपेयर करेंगे तो रेशियो को पता चल जाएगा। फैक्चुअल चीज बात करिए ना। नहीं मैं फैक्चुअल ही बात कर रही हूँ, मैं फैक्चुअल ही बात कर रही हूँ पूजा जी, मैं कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारी की सारी फैक्चुअल बातें ही कर रही हूँ। अरे कैंडिडेट सो जाते हैं क्या पार्टी के जब ईवीएम लॉक हो रही होती है स्ट्रांग रूम में? सारी की सारी आपकी रिकॉर्डिंग होती है थ्रू आउट, और आपके पास उसके बावजूद तरीके हैं। अगर आप किसी रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, आपके पास रीअपील का तरीका है। अगर आपके पास प्रूफ है तो उसे लेकर आप कोर्ट जाइए, आपके पास तब भी है। और पश्चिम बंगाल में तो एसआईआर को लेकर इतना हो हल्ला हुआ है कि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में है मैडम, तो जाए सब लोग कोर्ट, क्या दिक्कत है उसमें? संजय जी आपके पास ठीक है। बार बार संजय जी अब हम थक चुके हैं इस बात पर चर्चा करते करते कि ईवीएम कितनी बड़ी बेवफा है, और वो बेवफा होती है ओकेजनली, हमेशा नहीं होती। तो आप अपनी राजनीति के चक्कर में वर्सेस एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन को कब तक खड़ा करेंगे कटघरे में? पूर्णिमा जी गुड इवनिंग फेलो। देखिए ऐसा है कि 1967 तक एक अच्छा चुनाव हुआ, तो उसके बाद 2026 में बंगाल के अंदर फेयर इलेक्शन हुआ। और आपने बोला सनम बेवफा वाली बात, तो टीएमसी की जो नेत्री हैं आज ममता बनर्जी 1982 में तो कांग्रेस में रही होंगी, और 1982 में फर्स्ट टाइम ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया। तो नॉर्थ केरला में पोरलम जगह है, वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। 2003 के बाद से आप देखिए देश भर में देशव्यापी चुनाव जितने भी हो रहे हैं सब में ईवीएम हो। और 3-4 में किसकी सरकार बनी आपने जानते हैं, कांग्रेस की बनी। 9 में किसकी बनी, 14 में हार गए भाई। कर्नाटका की सरकार बनी, हिमाचल की सरकार बनी, टीएमसी की सरकार बनी, डीएमके की सरकार बनी। जब इनकी सरकार बनती है तो कोई हो हल्ला नहीं होता है। और जिस विजुअल को दिखा करके बताया जा रहा है गड़बड़ हो रहा है, इस विजुअल का कहाँ का है किसी को नहीं पता है। वो विजुअल के अंदर अगल बगल क्या कुछ नहीं पता। एक सिर्फ स्क्रीन पे एक वीडियो चलाई जा रही है, उस आधार पे एक माहौल बनाया जा रहा है। हार की खींच है और कुछ नहीं है। ममता बनर्जी बता दीजिए 2011 में ऐसा आंदोलन करते हुए दिखी नहीं, 16 में दिखी नहीं, 21 में दिखी नहीं, लेकिन आज दिख रही हैं क्योंकि उनके हाथ से कहीं ना कहीं बंगाल की जमीन खसकती हुई नजर आ रही है। जब जमीन खसकेगी तो बौखलाहट बढ़ेगी, बौखलाहट बढ़ेगी तो इस तरह की हरकतें होंगी। हम तो सिंपल सी बात बोलते हैं भाई, ईवीएम में इतना ही खोट था तो 2021 में 213 सीट कैसे पा गई आप ही ने पाया ना। उसके पहले 2016 में आप ही जीती ना, हम तो जीते नहीं थे। उसके पहले आप ही जीती, हम तो जीते नहीं थे। तो समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को बदनाम करने की कोशिश है। बार बार ये बोला जाता है कि भाई ऐसा हुआ, फलाने जगह ऐसा हुआ। अरे यही मुलायम सिंह पूर्ण बहुमत के चीफ मिनिस्टर बनके किस ईवीएम के द्वारा आए थे ना। 2012 में अखिलेश यादव जी शहंशाह बने थे, जो बनने लायक नहीं थे, 2012 में इसी ईवीएम से आए थे। जनता का मैंडेट था, उस पर आप नहीं, उनके लिए मैंडेट नहीं था, वो मुलायम सिंह जी के लिए मैंडेट ठीक है। मुलायम सिंह ने मैंडेट नहीं, जिसके लिए भी था, पार्टी के लिए मैंडेट था। पार्टी मतलब मुलायम सिंह, अखिलेश जी के लिए नहीं, अखिलेश जी के नहीं। और अखिलेश जी जिस दिन से आए हैं उस दिन से खत्म। अब मैं अरे आपके समय नहीं बोला था, पूजा जी आपसे पहले पूजा जी मैंने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है। पूजा जी आपसे पहले मैं ऑब्जेक्शन रेज कर चुकी हूँ। आपको भी ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए, इतनी बौखलाहट नहीं होनी चाहिए। ये बताइए कि 2012 के बाद जो गद्दी सौंपी गई पिता द्वारा पुत्र को, उसके बाद पुत्र क्यों नहीं शासन कर पाया? 17 में लोगों ने खदेड़ दिया, 19 में लोगों ने खदेड़ दिया, भाई 22 का चुनाव हुआ लोगों ने खदेड़ दिया, और एमपी लड़ने गए वहां खदेड़ दिया, बंगाल जा रहे वहां खदेड़ दिया गया। भाई ये सब बातें मत करिए, मैं आपसे बहस करने नहीं बैठा। ईवीएम पे चर्चा हो रही है क्योंकि ईवीएम पे आप बोलने लायक है नहीं, छोड़ दीजिए। आप लोग बैलेट बॉक्स उठा करके अपने घर ले जाते थे, वहां पे ठप्पा लगाते थे, ठप्पा लगाने के बाद विजयश्री घोषित कर देते थे, तो आप छोड़ दीजिए। ईवीएम की बात जहां तक हो रही है, बिल्कुल ईवीएम की बात पे सिर्फ ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि फलाने
सर्वे में कमी है। ये बताइए इतना परसेंट वोटिंग हुआ है तो जनता ने दिया ना, जनता बंगाल की जनता है, वो आपकी भी है, भारतीय जनता पार्टी की भी, सबकी जनता है, उस पे इतनी खींच क्यों है? ठीक है, और एक और बात, ठीक है पूजा जी प्लीज, पूजा जी एक बात पे जिसपे मैंने भी कह दिया, यहाँ टोक दिया, उस पर बार बार फिर मैं सुन भी नहीं पाती हूँ कि क्या कह रहे हैं गेस्ट, सुनने तो दीजिए, तभी तो फिर उस पर सवाल पूछा जाएगा। पूजा जी दिस मच आई एक्सपेक्ट, ठीक है, लेकिन एक बात 5 सेकंड में इतनी बौखलाहट क्यों भैया? जल्दी से अरे पिताजी ने दिया था ना, मान लो पिता ने दिया था, ठीक, अरे क्यों नहीं बन पा रहे हो आज के दिन में मुख्यमंत्री? नहीं बन सकते हो ना, ठीक है, कि पिता की विरासत, और ये भी याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ईवीएम सिस्टम को अपहोल्ड ही किया है। जितनी बार भी दिक्कतें आई, समस्याएं गई, द्वार खुले, न्यायपालिका आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन हमेशा ईवीएम सिस्टम को अपहोल्ड किया है और उसमें क्लैरिफिकेशन मिल सके इसकी कोशिश चुनाव आयोग ने हर बार की है, लेकिन उसके बावजूद जब ट्रस्ट डेफिसिट है तो उसका क्या ही किया जा सकता है। एहतशामुल हक साहब, कल जो भी आपको सस्पिशियस आपको एक्टिविटीज लग रही थी या उसके अलावा भी आपको बीच बीच में लगी हैं, क्या आप लोग कोर्ट तक गए अपने सबूत लेकर कि आपको ऑब्जेक्शन? अभी थोड़ी देर पहले मैंने खबर बताई कि पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट दी जिसके आधार पर री-वोटिंग होनी है कुछ इलाकों में, डायमंड हार्बर भी उसमें शामिल है, तो ये भी एक चुनावी प्रक्रिया ठीक लगती है आपको? और दूसरा, अगर आपको समस्या है तो कोर्ट का एक रास्ता है, तो आपने कल वो पूरा मिडनाइट ड्रामा करके हासिल किया मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन नुकसान क्या कर गए, क्या इस बात के बारे में सोचा है? पूर्णिमा जी, मिडनाइट ड्रामा नहीं है, शक के घेरे में है चुनाव आयोग और समझिए भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से मिले हुए हैं, इन पर शक का गुंजाइश जब तक 4 तारीख को रिजल्ट नहीं हो जाता है तब तक हम शक के दायरे में रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आप एक बात बताइए पूर्णिमा जी, चुनाव गणना की जगह पहले से तय हो जाती है, लेकिन अभी सडनली जो है दूसरी जगह मतगणना होगा, तो ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का हुक्म है, चुनाव आयोग के ऊपर दबाव है, तो इस वजह का काम किया जा रहा है। इस तरह का कभी नहीं देखा जाता, आज सडनली इस तरह का मैसेज आया है कि जहां तो आप यहां से निकल के चुनाव आयोग में एक फॉर्मल कंप्लेंट दायर करेंगे सर इसके लिए? जरूर करेंगे, हमारी पक्का करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, पक्का करेंगे बिल्कुल। इस तरह की चुनाव आयोग जो जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में 93% वोटिंग हुई है तो वो घबराई हुई है, परेशान हाल है कि 200 पार जो है हम बोल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ठीक है। रवि त्रिपाठी जी, अरे त्रिपाठी जी बात सही करने की कोशिश कीजिए। त्रिपाठी जी को और एहतशामुल जी, घबराया कौन हुआ, इसका एक एग्जांपल देता हूँ, आप सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा भाई साहब, घबराया कौन हुआ इसका एग्जांपल। पिछले 1 हफ्ते का ममता बनर्जी का शेड्यूल निकाल लीजिए आप, और शेड्यूल में देखिए कि एक मुख्यमंत्री भवानीपुर, जिनका विधानसभा सीट जहां से चुनाव लड़ रही है, वहां 3 बार जा रही हैं, एक दिन में 3 बार चुनाव प्रचार करने जा रही हैं, कहीं रोड शो, कहीं सभा, कहीं कुछ, और उसी विधानसभा में उनकी हुटिंग हो रही है, जहां से वो आज नहीं कहीं कब से चुनाव लड़ रही है उनको अंदाजा होगा, तो उन्हीं उसकी विधानसभा में हुटिंग भी हो रही है, आप 1 बार जाना पड़ रहा है और आपका डर दिख रहा है, आपके चेहरे पे, आपके बातों से, जो 1 सेकंड में डराने की बात कर रहे थे ना, 1 सेकंड में किसी कम्युनिटी को बोलकर पूरे बंगाल को डराने की बात करते हैं, आप ही का पार्टी का नेता है ना जी, फरहाद हकीम मेयर है पूर्णिमा जी। आप इन सबको बताने के लिए जरूरी है कि फरहाद हकीम मेयर भी है और मंत्री भी है, और उसका बयान ये आता है, ये कहता है कि 50% आबादी आने वाले समय में बंगाल की उर्दू बोलेगी। किस हिम्मत से वो आदमी कहता है कि 50% वहाँ की आबादी उर्दू बोलेगी? ये डराने का काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं, और जिस तरह से मुस्लिम अपीजमेंट है, कलकत्ता के सड़कों पे जाइए, ये टोपी पहन के चलते हैं तो इन पर कोई चलान नहीं होता है, ये दाढ़ी लेकर चलेंगे पर कोई चलान नहीं होगा। नहीं, पर ये तो इनकी आजादी हो गई ना फिर रवि जी, ये इनकी आजादी हो गई, जैसे आजादी शुभेंदु अधिकारी की है, जब चुनाव वाले दिन वो ये कहते हैं कि ये चुनाव तो हिंदुओं को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है और हिंदू डर के साए में जी रहे हैं, तो अगर शुभेंदु अधिकारी हिंदुओं की बात कर सकते हैं तो इनका मन है ये टोपी लगाए जालीदार, या फिर ये ईद महोत्सव में शामिल हो, क्या दिक्कत है इसमें? पूर्णिमा जी, शुभेंदु अधिकारी अब कह रहे हैं, मैं तो पहले का बयान दे रहा हूँ,
जब आप मुसलमानों के साथ खड़े होगे खुलेआम, क्या यहाँ आप जानते हैं मुस्लिम अपीजमेंट किस लेवल पे है? ठीक है। आप 50% का बयान तो सुना ही, आपने बजट में देखिए बजट में क्या होता है। ठीक है। एक साल का बजट 5,700 करोड़ ये एलोकेट करते हैं खाली मुसलमानों के ठीक है। लिए, खाली मदरसे के लिए और पूरे नॉर्थ बंगाल के लिए जहाँ आदिवासी रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं, उनके लिए सिर्फ 900 करोड़ का बजट एलोकेट होता है। तो सरकार हर लेवल पे पैसा देने के मामले में उनके साथ नाइंसाफी करते हैं हिंदुओं के साथ। आप ठीक है। दुर्गा पूजा का जहाँ विसर्जन का दिन है उस दिन आप मुहर्रम को इजाजत देते हैं। चलिए, ये तो सब आपने बता दिया ना चुनावों से पहले। चुनावों से पहले आपने बंगाल के लोगों के लिए ये बता दिया है। देंगे आप ईद की पार्टी भी मनाने वहाँ जाएंगे। ओके। उसके बाद आप उम्मीद करेंगे कि हम आपको। ठीक है, ईशान इस पर जवाब देना चाह रहे हैं। ठीक है, रवि जी रुकेंगे। ईशान क्या है कि अगर शुभेंदु अधिकारी की ये बात कर रहे हैं और आपने भी उनका बयान बताया, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो यकीनन उन पे कोई ना कोई कार्रवाई जरूर हो चुकी होती। चुनाव आयोग बिल्कुल शक के घेरे में है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। वोट चोरी देश में जो एसआईआर हो रही है उसके माध्यम से वोट चोरी करी जा रही है और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। आप पूरे देश में देख लीजिए, राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें बिहार के जो लोगों को मृत घोषित कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, उनके साथ चाय पीने का काम राहुल गांधी जी ने किया। कर दीजिए चुनाव। अरे क्यों बॉयकॉट क्यों आप याद करिए, क्या ये पहले नहीं हुआ? क्या ये पहले नहीं हुआ? हम लड़ना छोड़ दें नहीं हुआ ये पहले। हम भारतीय जनता पार्टी पहले नहीं हुआ। आपने उनको ये पहले नहीं हुआ। अरे एक ईशान, मिनट, आपने ये पहले नहीं हुआ, मुझे ये बताइए, मैंने कोई अनोखी बात बताई है क्या? मैंने कोई अनोखी बात बताई है ईशान? क्या चुनाव पहले बॉयकॉट नहीं हुए और चुनावों के बॉयकॉट होने के बाद ईशान, अगर आप बीजेपी की पूरी बात सुनना चाहती हैं, टीएमसी की पूरी बात सुनना चाहती हैं, अगर आप मेरी बात नहीं सुनना फैक्चुअली स्पीकिंग, क्या पहले चुनावों का बॉयकॉट नहीं हुआ और चुनावों के बॉयकॉट के बाद कांग्रेस नहीं जीती? मुझे बताइए, जीती है ना? तो चुनावों का बॉयकॉट किसी ने किया तो कांग्रेस जीती है ना? So when I'm speaking factually, there is no need to get hyper. When I'm speaking factually, there is no need to get hyper. अब अपनी बात को पूरा कीजिए। फैक्ट्स रखना मेरा काम है, फैक्ट्स रखना मेरा काम है। आप ले लेंगे क्या? फैक्ट्स मैं रख रही हूँ, अब आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए। मैं भी फैक्ट्स रखूंगा, कंटिन्यू रखिए। क्योंकि जो बनारस वाला इंसिडेंट था वो आपने नहीं जाने दिया। देखिए उसमें क्या दोबारा होता है, बोल लीजिए, मैंने आपका माइंड डाउन नहीं किया है। बिल्कुल बोलूंगा, दोबारा बोलिए आप। बिल्कुल बोलूंगा। बनारस में क्या हुआ था कि एक ट्रक जो ईवीएम का था उसको स्ट्रांग रूम से निकाल के बाहर ले जाया गया, उसको विपक्ष के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने पकड़ा और वहां के जो डिविजनल कमिश्नर थे दीपक अग्रवाल, उन्होंने माना कि प्रोसीजर लैप्स है और एनके सिंह का वहां पे सस्पेंशन हुआ। तो हमेशा अगर कोई ना कोई घटना होती है, आप ये देखिएगा उसमें कहीं ना कहीं ईवीएम स्ट्रांग रूम से रिलेटेड घटना होती है या कोई झड़प होती है तो हमेशा उसमें शक के घेरे में इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही क्यों होते हैं हमेशा, ये बताइए। और ये रही बात देखिए टीएमसी की, ये लोग तो दबाव की राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने जिस तरीके की गुंडागर्दी बंगाल में करी है, एक मिनट, आज आपके ऊपर बड़ा दबाव है। ऑन अ लाइटर नोट, ऑन अ लाइटर नोट, आज आपको बीजेपी को भी घेरना है, आज आपको इलेक्शन कमीशन को भी घेरना है, साथ साथ आज टीएमसी भी है आपको घेरना। आप आपके द्वारा घेरे जाने जो लोग महिलाओं को संरक्षण नहीं दे सकते, है जो पुलिस के थ्रू गुंडागर्दी करते हैं, जिनके कार्यकर्ता मारपीट करते हैं, जिन्होंने रक्त रंजित राजनीति बंगाल में करी है, उन सभी को घेरेंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो टीएमसी हो। लेकिन एक मिनट, आखिरी बात देखिए, इलेक्शन कमीशन की जो वर्किंग है वो कहीं ना कहीं शक के घेरे में इसलिए भी है क्योंकि 27 लाख वोटरों की अगर आप सुनवाई नहीं कर सकते, अगर उनको वोट देने का, मतदान देने का अधिकार आप नहीं दे सकते, तो लानत है आपके ऊपर। और इलेक्शन कमीशन शक के घेरे में इसलिए भी है क्योंकि एसआईआर को गलत तरीके से करके ये वोट चोरी करी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में बैठ के जो ये लिस्ट बन रही है एसआईआर के बाद, उस पर शक होना भी चाहिए और आपको भी सवाल उस पर बीजेपी घबराइए मत, क्योंकि ऊपर एक तीसरी आंख है इस बार सुप्रीम कोर्ट की, तो मुझे वहां तो भरोसा है, मुझे वहां कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। पूजा जी अपनी बात रखेंगे क्लोजिंग कमेंट के तौर पर, फिर संजय जी आपका क्लोजिंग कमेंट। देखिए पूर्णिमा जी, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर में किसी पार्टी को भरोसा नहीं है। और भरोसा हो भी कैसे जब इलेक्शन कमीशन अपने एक्स पोस्ट पे ये कहता है कि जो है अब की चुनाव बढ़िया से कराया जाएगा। ये करारा समाचार है जो पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ तो मिले हुए हैं ना,
आपके तो पिट्ठू हैं वो, इसलिए आपको भरोसा है। भाई आपके तो टट्टू हैं, मैं बोलता हूँ इलेक्शन कमिश्नर आपको क्रेडिट कीजिए ना। रवि त्रिपाठी जी, कर्नाटक में किसी ने ज्ञानेश कुमार गुप्ता आपके टट्टू हैं, इसलिए आपको पसंद है। मैं बड़े नहीं बिल्कुल बोलूंगा, टट्टू हैं। ज्ञानेश कुमार गुप्ता बीजेपी के टट्टू हैं, नरेंद्र मोदी के टट्टू हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टट्टू हैं। उनका कार्य नहीं है ये करना। आपको मैं एक बार में कह रही हूँ, लैंग्वेज तो आप नहीं सुनेंगे, आप पूरी बात बोल कर ही ठीक है। मैं न्यूजा जी का क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ। रवि जी प्लीज रुकिए। चाहे वो देखते हो जाए, सबने तो प्रश्न किया था इलेक्शन कमीशन से, तब से तो कहा कि फर्जी वोट पड़े हुए हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन पे प्रश्नवाचक नहीं हो रही है? आप सोचिए कि इलेक्शन कमीशन एक पोस्ट करता है, भाजपा के नेताओं जैसी पोस्ट होती है, जिसमें वो कहता है कि हम जो है कराएंगे वेस्ट बंगाल में, और टीएमसी की पार्टी के इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट में बीजेपी का स्टैम्प था कि नहीं था? याद आया आपको? बीजेपी का स्टैम्प था कि नहीं था इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट पे? क्यों ना हो शक इलेक्शन कमीशन पे? संजय जी आपको याद होगा? हाँ ना बोल दीजिए, आपको फैक्ट कवर कर रहे थे। हाँ बोलिए संजय जी, जो फैक्ट है वो इलेक्शन कमीशन के स्टैम्प पे बीजेपी का स्टैम्प क्यों था डॉक्यूमेंट पे? बड़ी आपको ये सवाल पूछना चाहिए पूर्णिमा जी। बड़ी अच्छी बात मैंने पूछा, रवि त्रिपाठी से, लेकिन संजय जी का रवि त्रिपाठी जवाब देंगे इस बात का कि भैया आपकी स्टैम्प क्या कर रही थी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में? एक सेकंड, आपने अपनी स्टैम्प गिरवी रख दी है वहां पर, आपने अपनी स्टैम्प दे दी उनको लगाने के लिए, या फिर वो कागज आपके हेडक्वार्टर पे बनाया गया था? ये बताइए, इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट पे बीजेपी की स्टैम्प क्यों थी, मुझे बताइए। रवि जी 10 सेकंड में जवाब देंगे, फिर संजय जी आपके पास। मैं बस 2 मिनट नहीं बस पहले रवि जी 10 सेकंड में इस सवाल का जवाब देंगे। चुनाव आयोग ने उसकी कैसे हुई? अच्छा जवाब कैसे हुई? आप जवाब दीजिए, कैसे हुई? आप जवाब लीजिए ईशान, 10 सेकंड दिए हैं, जवाब लीजिए। अब रुकिए, कैसे हो गया? कल रात में जाके लोग नौटंकी कर रहे थे ना। अरे भैया स्टैम्प पे जवाब दीजिए, रात की नौटंकी छोड़िए, रात की नौटंकी छोड़िए, कल का जवाब दीजिए। नहीं बोला जाता, जवाब दीजिए जो मैंने पूछा था। इलेक्शन कमीशन के ठीक है, ओके। अब सब लोग शांत रहेंगे, अब सब लोग शांत रहेंगे, सब लोग प्लीज शांत रहेंगे। संजय जी आपका क्लोजिंग कमेंट लेती हूँ। कुछ नहीं लगने वाला है। ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए, चुनाव आयोग को घेरे में लेते हुए एक शॉर्ट टर्म गेन संभव मिल सकता है, एक नैरेटिव बिल्डिंग हो सकती है, लेकिन मैं वोटर्स के पर्सपेक्टिव से समझना चाहती हूँ कि ये लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा नुकसान है एक ऐसी प्रैक्टिस के लिए जो कि देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पूर्णिमा जी आपके प्रश्न का उत्तर दो उसके पहले 5 सेकंड में अपने मित्र का प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। इन्होंने बोला कि वोट चोर है। सबसे पहला हाँ मतलब आप वोट चोर की 10-5 सेकंड खत्म कर लेता हूँ। अरे सर रवि त्रिपाठी तो दे नहीं पाए। देखिए मेरा टाइम खत्म है संजय जी, बड़ी 5 सेकंड में खत्म जवाब करो। देखिए 1952 में पहला इलेक्शन हुआ था और जो मौलाना को जिताने के लिए बिशन सिंह को कैसे हराया गया, नेहरू जी ने कैसे किया, सबको पता। पहला वोट चोर कौन था, उसमें नहीं आते। बेकार की बात कर रहे हैं। अरे कहानी है, इतिहास पढ़ के नहीं आते, इतिहास में पढ़ के आते। अरे पढ़िए ही ना, संघ की किताबें मत अरे पढ़िए संघ की भैया, किताबें नहीं है, संघ की किताबें मत पढ़िए, जाके गूगल पे बिल्कुल गलत तरीके से लिखी हुई है गूगल में पढ़ किताबें। गूगल मैं पर आपको अभी दे दूंगा, हाँ मैं आपको मौलाना आजाद हार रहे थे किताबें दे दूंगा, और अरे मैं आपको ऑथराइज्ड किताबें दे दूंगा। आप संघ की किताबें मत पढ़िए भैया। अब मैं आता हूँ किताबें, चड्डीदारियों की किताबें मत पढ़िए अपनी बात को पूरा चड्डी सभी करेंगे संजय पहनते जी। हैं, आप नहीं पहनते संजय जी नहीं खाकी नहीं, चड्डी आप नहीं ईश्वर पहनते। नगरे पहननी मैं पड़े रवि इस लैंग्वेज से बहुत परेशान हूँ, and it has become a regular practice. It has become a regular practice. Please keep it off air. ईशान, I strongly object. Keep it off air. Keep it off air. मैं कई बार इस बात को दोहरा चुकी हूँ। कीप इट ऑफ एयर। अपने ट्विटर का इस्तेमाल करिए, अपने ट्विटर का इस्तेमाल करिए, भारत 24 के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मत करिए। अगर चड्डी मैं कई बार कह चुकी हूँ आपसे ये बात। संजय जी 30 सेकंड्स में खत्म करेंगे। बिल्कुल गर्व करें उस पे। देखिए सिंपल सी गर्व बात करिए ना, वो है, ये बाकी देखिए चड्डी पे बार बार भाई। प्रश्न उठाना, बार बार इंस्टीट्यूशन पे प्रश्न उठा करके कहीं ना कहीं अपनी साख को गिरा रहे हैं। ये बताइए बंगाल के अंदर कांग्रेस कहाँ है? न 9 में है, न 13 में, एक सीट निकालने की है नहीं। राहुल गांधी को प्रचार करना तो अंडमान निकोबार में जाकर के गार्डन में घूम रहे थे, किस एजेंडे के तहत? हाँ मालूम किस एजेंडे से घूम रहे थे ना, एजेंडा बता रहा हूँ। चाइना का एजेंडा सेट कर रहे थे, चाइना का एजेंडा सेट कर रहे थे, सबको पता है चाइना का एजेंडा सेट करने गए थे। अरे मैं बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ, चाइना के एजेंडा सेट कर रहे थे। अरे चश्मा एकदम क्लियर है, एकदम देखिए ट्रांसपेरेंट है, संघ का चश्मा नहीं है। जहाँ पे चुनाव होना तो वहाँ चुनाव लड़ना चाहिए। आप कहीं पे हो, आप तमिलनाडु में
तमिलनाडु इलेक्शन के कमीशन के डीएमके स्टैंड के पे भाजपा कंधे की पे स्टैंड बैठ के क्यों नाच लगी? रहे हो। इलेक्शन कमीशन आप के ये ऊपर बता भाजपा की दीजिए स्टैंड क्यों लगी? केरला आप में दोनों मुस्लिम लीग के आप कंधे पे दोनों बैठ को के स्क्रीन नाच से रहे हो। हटाएंगे, फायदा नहीं इसका। दोनों को स्क्रीन से हटाएंगे, संजय जी को भी स्क्रीन से हटाएंगे, ईशान जी को भी स्क्रीन से हटाएंगे, क्योंकि यहां पर ये 2-2 सेकंड का बैंटर पर्सनल नहीं चल सकता। सवाल उठाए गए हैं टीएमसी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। ईशान, हाथ जोड़ती हूं मैं आपके, क्योंकि आपको शायद सुनाई नहीं पड़ता है, इससे ज्यादा कोशिश नहीं कर सकते। टीएमसी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं इलेक्शन कमीशन पर। समझना यह भी होगा कि ये एक सिस्टम पर सवाल है या फिर नतीजों से पहले एक शक की जमीन तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इंतजार 4 मई का है, चुनाव आयोग के जवाब का है, और साथ ही लोकतंत्र में जनता ने किसको तय किया है कुर्सी पर बैठाने का, तस्वीर इसका भी इंतजार के साथ बना हुआ है। अभी फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रवि त्रिपाठी जी, ईशान त्यागी, एहतशामुल हक साहब, पूजा जी, संजय जी, आप सभी का धन्यवाद दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।